Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का बनाएंगे, तो आज हम वो टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर एक बैलेंस शीट हमारे सामने बनी हुई है, उसकी हेल्प से हम आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे की जाती है या क्या उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। फिर आगे के वीडियो में एक दो टॉपिक्स और उठा लेंगे। बहरहाल सबसे पहले ये जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म होता क्या है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप को हम जितना भी आपके 12th के कोर्स में है उसको अगर देखें तो 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक पहला फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप, दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप जिसमें हम एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ को कवर कर सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का ये चैप्टर एडमिशन और रिटायरमेंट वगैरह से थोड़ा डिफरेंट माना जाता है या है भी रादर। इसमें जो एंट्रियां बनती हैं, जो इसका चैप्टर को तरीका है करने का, वो उनसे थोड़ा डिफर करता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिन बच्चों को कभी कभी एडमिशन रिटायरमेंट में प्रॉब्लम होती है वो लोग ये चैप्टर लेकिन अच्छे से कर सकते हैं अगर शुरुआत से इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आसान चैप्टर भी मेरे हिसाब से है। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब होता है फर्म डिसॉल्व हो जाना। जैसे कुछ हमारी दवाओं की जो गोलियां होती हैं, डिस्प्रिन वगैरह, पानी में डालो तो डिसॉल्व हो जाती हैं, वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। गोली क्या होता है, पानी में मिल जाती है, अपना उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। नॉर्मली तो जब फर्म लॉस में चलती है तभी डिसॉल्व की जाती है। शायद ही कभी कोई प्रॉफिट मेकिंग हो फर्म तो वो डिसॉल्व होती है, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि कभी प्रॉफिट वाली फर्म डिसॉल्व होती ही नहीं है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जब डिसॉल्व हो जाए। लेकिन ज़्यादातर आप पाओगे कि अगर फर्म घाटे में जा रही होती है तो उसको पार्टनर्स पे डिसॉल्व करते हैं। और जब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसीलिए आप कई बार देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में कई बार हमें लॉस आता है। मैंने कहा ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पहले बता दिया मैंने। डिसोल्यूशन में अब कुछ बातें हैं, चूँकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, इसलिए हमें सबसे पहले 2 काम करने होंगे। अपने सारे अकाउंट्स जो हमारी बैलेंस शीट में ओपन हैं उन्हें क्लोज करना होगा। उसके बाद फिर एसेट्स को बेच करके अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होगा, और जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। आपके सामने एक अकाउंट मैंने लिख रखा है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को हिंदी में वसूली कहते हैं, और तभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की जगह इसका नाम वसूली खाता वो लोग लिखते हैं। यानी लेकिन इस अकाउंट के 2 पर्पस हैं। ये अकाउंट 2 कामों में हेल्प करता है इस चैप्टर में। पहला, इसकी मदद से हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के, और दूसरा, इसी अकाउंट के माध्यम से हेल्प से एसेट्स रियलाइज की जाती हैं। एसेट्स को मार्केट में बेच करके या कोई पार्टनर लेता है उसको रियलाइजेशन की भी एंट्री इसी के थ्रू करके, और लायबिलिटीज़ का पेमेंट भी इसी के थ्रू करा देते हैं, इसी अकाउंट के थ्रू। तो इस तरह ये काम ये अकाउंट हमारे 2 तरह से मदद करता है। पहला तो इस अकाउंट की मदद से हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, और दूसरा, इसी अकाउंट के थ्रू एसेट्स बेची जाती हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। बाद में जो भी इस अकाउंट का डिफरेंस होता है, प्रॉफिट या लॉस, वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अब कुछ बातें और समझनी होंगी। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इस अकाउंट में पहुंचा करके इसकी हेल्प से बंद करते हैं, लेकिन याद रहे एसेट साइड में
एसेट साइड में सबसे पहले कैश और बैंक के अकाउंट को इस अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, क्लोज नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि अभी हमें कैश और बैंक का काम होगा, एसेट्स बेचेंगे, खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, तो इसको इस अकाउंट को अभी हम क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए कैश और बैंक को नहीं ले जाएंगे। और प्लस जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे भी नहीं ले जाएंगे। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता एसेट साइड में तो उसको भी नहीं ले जाते, क्योंकि उसको भी हम फिक्टिशियस एसेट ही कहते हैं। मींस एसेट साइड में दो चीज़ें नहीं जाएंगी, या तो कैश और बैंक नहीं जाएगा और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं जाएंगी, और बाकी सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जा करके बंद करेंगे। बंद कैसे होते हैं? एसेट्स के अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, अगर इन सभी अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर दें तो ये बंद हो जाएंगे सेम अमाउंट से। जो अमाउंट बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं उन्हीं अमाउंटों से हम इन अकाउंटों को क्रेडिट करें, और क्रेडिट तो हम इन अकाउंटों करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सारे एसेट्स को यहां जैसे ही हम लिखेंगे इसी वैल्यू पर, वैसे ही ये अकाउंट्स तुरंत क्लोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट को कभी यहां इसमें ला करके बंद नहीं करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ला करके यहां बंद किया जाता है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एंड कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, देयरफॉर इसको नहीं ले जाएंगे। बाकी अकाउंटों को ले जाएंगे, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है सबको उधर ले जाकर के बंद करेंगे। यहां एक और इंटरनल लायबिलिटी है, वो है एक्सेस लोन, बिकॉज एक्स इज अ पार्टनर, देयरफॉर उससे जो लोन लिया है हमने वो भी हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। तो लायबिलिटी साइड में लिखे हुए जो लायबिलिटी है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी यहां नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा पिछले सालों का प्रॉफिट है, ये अकाउंट खुला हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, प्रॉफिट है, कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, इसको नहीं ले जाएंगे हम लोग, और प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं ले जाएंगे, और एक्सेस लोन को नहीं ले जाएंगे। बाकी और सारे अकाउंट्स ले जाएंगे। जहां तक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात है, इसको जरा समझिएगा प्लीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जहां तक बात है, इसको ये लायबिलिटी तो नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट साइड में हम इन्वेस्टमेंट को ले गए हैं, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट को वहां बंद करेंगे, और इसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये बनाया गया है उसी के लिए, इसलिए इसको ले जाएंगे। मींस इसका मतलब ये भी है कि अगर बाय द वे एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट ना होता अगर, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तब हम रियलाइजेशन में ना ले जाते। तब क्या करते? तब प्रॉफिट एंड लॉस की तरह इसको भी डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ले जा करके बंद कर देते। यानी इसका मतलब ये हो गया, इस लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सीधे डायरेक्टली इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट ना होता तो हम इसको भी कैपिटल अकाउंट में ही ले जा करके बंद कर देते, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम रियलाइजेशन में ले जा करके बंद कर देंगे। बंद तो वैसे भी होना है, रियलाइजेशन के थ्रू बंद करें या कैपिटल अकाउंट के थ्रू बंद करें, लेकिन जो एक चलन है जो आपके CBSE में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वरना रियलाइजेशन का आंसर आपका मिसमैच करेगा, जो आपके मार्क्स काट सकते हैं आपके एग्जामिनर। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके CBSE गाइडलाइंस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। अब हम बाकी बातें करते हैं। तो इस तरह हम सारे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ले जाएंगे। यहाँ पर कुछ बातें और, अभी जब रियलाइजेशन होगा एसेट्स का, तो एसेट्स के बारे में सुन लीजिए।
जिन एसेट्स के बारे में, फिक्टिशियस की बात नहीं कर रहा हूं, अदर देन फिक्टिशियस एसेट की बात कर रहा हूं, जिन एसेट्स के बारे में कुछ ना कहा गया हो कि वो कितने में बिकी हैं या किसी पार्टनर ने लिया है, तो उसकी वैल्यू हम ज़ीरो मान लेंगे। मीन्स उसको मान लेंगे कि वो बिकी ही नहीं, मार्केट में बिकी नहीं पाई हैं। ठीक, पहली चीज़। एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो वैल्यू को ज़ीरो मान लेंगे, अर्थात रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं मानेंगे कुछ। लेकिन इसका उल्टा, लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ ना कहा गया हो का पूरा बारे में, तो हम उसका पूरा का पूरा पेमेंट अपने मन से करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करेंगे, कुछ ना कहा गया हो। लेकिन एसेट्स की वैल्यू का कुछ ना कहा गया हो तो ज़ीरो मानेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन में कवर कर रखे हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा ये पॉइंट्स आप देखेंगे, फिर आएंगे। और बाकी जब हम एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं तो भी यहाँ लिखेंगे, और कोई पार्टनर लेता है तो भी लिखेंगे, और लायबिलिटी पेमेंट आप एक एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एसेट्स के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था कैश और बैंक छोड़ देंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। टू बिल्डिंग अकाउंट, ये आया 10 लाख आ गया। इसके बाद डेटर्स के लिए समझ लीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे गलती हो सकती है। डेटर्स को हम 2,90,000 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर हमने 2,90,000 लिख दिया तो इसके दो नुकसान हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट भी क्लोज नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। टू डेटर्स फुल वैल्यू से लिखा जाता है हमेशा, यहाँ पर 3 लाख, और हम भूल ना जाएं इसलिए तुरंत यहाँ पर बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स तुरंत लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे कि हम लोग से गलती ना हो जाए भूलने की। 10,000, ये हैबिट आप बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद फर्नीचर, सभी को बाकी चीज़ों को बुक वैल्यू पर लिखना है। बुक वैल्यू पर लिखते ही क्या हो रहा है, ये सारे अकाउंट्स क्लोज होते चले जा रहे हैं। देखिए जैसे ही इनको हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारे अकाउंट क्लोज होते जा रहे हैं। टू BR 1,50,000। फिर टू इन्वेस्टमेंट 2,70,000। टू स्टॉक 3,30,000। टू गुडविल को लिखेंगे 1,50,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताया था, बिकॉज दिस इज इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। टू पेटेंट्स 50,000। पेटेंट्स फिक्टिशियस नहीं होता, पेटेंट इनटेंजिबल एसेट है। ठीक, ये सब लिख दिया। जैसे ही हमने ये सब लिखा, आप क्या कह सकते हो, मेरे सारे एसेट्स के अकाउंट जिनको यहां लिखा है वो क्लोज हो गए। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम, लायबिलिटीज अकाउंट बंद करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के। तो देखिएगा ऊपर से चल रहे हैं, बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, PF लिखा है, जगह की कमी इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसके बाद बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। प्रेजेंटेशन भाई बहुत समझना है। इस चैप्टर में मैंने देखा है कई बार बच्चों के जो क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं वो प्रेजेंटेशन की गलती से ज़्यादा होते हैं। बाई बिल्स पेबल, बाई बिल्स पेबल 1,25,000। जो प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, उसी को करने की कोशिश करिएगा हमेशा। बाई बैंक लोन, बाई बैंक लोन 2,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा, बता दिया। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 70,000। फिर वाइफ
एक्स की वाइफ एक्सटर्नल मानी जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सेस वाइफ्स लोन, इसकी वाइफ का लोन है वो एक्सटर्नल है, लेकिन एक्स का लोन यहां नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरनल है। तो अब क्या किया हमने, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अकाउंटों को क्रेडिट में लिखा, और जैसे ही हमने क्रेडिट में लिखा एंट्री क्या पास हुई, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जैसे ये हुआ आप यूं कह सकते हो कि लायबिलिटीज के अकाउंट भी क्लोज हो गए। तो पहला फेज कंप्लीट हुआ। इस अकाउंट के दो पर्पस होते हैं, पहला पर्पस बताया था अकाउंट क्लोज करना लायबिलिटी और एसेट्स का, और दूसरा एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटी पेमेंट करना। तो पहला फेज कंप्लीट हो गया, यहां पर पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब दूसरा फेज आने जा रहा है कि एसेट्स के बारे में जो बताया जाएगा उसमें या तो कभी कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो उनको हम मार्केट में बेच देते हैं या उनसे पैसे रियलाइज करते हैं। तो अब देखिए मैं अब नीचे पढ़ रहा हूं, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, ऊपर तो आपने देख ही लिया, सब मैंने बताया। और इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई जेड फॉर ₹2,20,000 एंड स्टॉक बाई वाई फॉर ₹3,05,000। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बाई, यहां मैं बाई लिखना भूल गया, बाई एक्सेस वाइफ लोन, वाइफ्स लोन। अब देखिएगा बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहें तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, लेकिन बाई इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, बाई जेड्स कैपिटल, यानी जेड ने एसेट ले ली है फर्म से, तो जेड का अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट द रिसीवर, कितने के लिया उसने, जितनी वैल्यू में लेगा उतनी वैल्यू आएगी, 2,20,000, 2,20,000। और इसी तरह वाई ने लिया, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, और उसने क्या लिया, उसने लिया स्टॉक, तो ब्रैकेट में स्टॉक लिख दिया, और इस तरह स्टॉक 3,05,000 का लिया तो 3,05,000 लिख दिया। इसके बाद लिखा है एसेट्स रियलाइज, मीन्स ये मार्केट में बेची गई होंगी या पैसे यहां से वसूले गए हैं। तो देखिएगा सभी को एक में प्लीज ये प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा, बाई बैंक अकाउंट ऐसे लिख देंगे, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके एसेट्स के नाम यहां पर बिल्डिंग से 12,50,000 इनर कॉलम में, इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा, इनर कॉलम में 12,50,000 डेटर्स, डेटर से कितना मिला 2,60,000। फिर फर्नीचर, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देना है, फर्नीचर 80,000 और बीआर से 1,30,000। पेटेंट के बारे में बता दिया गया, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मतलब कुछ नहीं, मार्केट में कुछ नहीं मिला। और आप देख रहे हैं, अब जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए शुरुआत से लेते हैं, सारी एसेट्स के बारे में बात हो गई कि नहीं, बिल्डिंग से मिल गया पैसा, डेटर्स से हो गया, फर्नीचर हो गया, बीआर हो गया, इन्वेस्टमेंट जेड ने ले लिए, स्टॉक वाई ने ले लिया, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा। अभी मैंने लेक्चर दिया था कि किसी एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेंगे उससे कुछ नहीं मिला, तो इसीलिए उससे कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया इसको हम सीधे कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। और पेटेंट के लिए बता ही दिया गया है वैल्यूलेस है, और इसके बाद इसका टोटल कर देते हैं और टोटल बाहर लिखेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है, इस तरह प्रेजेंटेशन देने से फ़ायदा होता है कि जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में हमें काम कम करना पड़ेगा, और सिर्फ एक वैल्यू उठा करके, जैसे ये आई है ना 17,20,000, 17,20,000 आई है, और यही वैल्यू उठा करके बैंक में सीधे केवल लिख देंगे, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन करके, 4 बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये फ़ायदा होता है। इसी तरह अब हम पेमेंट जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट पर भी ध्यान देंगे
कोशिश करेंगे एक बार में ही बैंक लिख करके और उसकी वैल्यूज लिख दें। तो टू बैंक अकाउंट, अब लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। लायबिलिटीज के लिए क्या बताया था कि अगर कुछ कहा जाता है कि इतने में इतना दिया गया, कम या ज़्यादा, तो जो कहा जाएगा वो मान लेंगे, वही लिखेंगे। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो फुल पेमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट आ लायबिलिटी, वो तो इसी में एडजस्ट हो गया, डेटर से हमें कम मिला है तो वो तो केवल अकाउंट बंद करने के लिए लिखा गया था। अब आते हैं इधर से शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए क्या कहा गया, इसको तो खैर वाई ने ले लिया है तो बाद में लिख लेंगे, और एक्स अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हो गया है। तो इन दो के अलावा बाकी चीज़ों को, और एक और बात दिखी है कि बैंक लोन को हमारा पेमेंट करना पड़ा है हमको 2,85,000 का। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, चलिए बैंक लोन कितना है 2,85,000। ये तो हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन देखिए आप सन्नी क्रेडिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो कुछ नहीं कहा गया तो क्या करेंगे, जितने के हैं उतना पेमेंट दिखा देंगे, 2,90,000। इसी तरह बीपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कहीं कुछ नहीं कहा गया, ना किसी ने लिया है, तो इसका पेमेंट भी इसकी फुल वैल्यू पर कर देंगे। और वाइफ लोन एक्स ने लिया है, उसको बाद में लिखेंगे, एक्सेस लोन को यहाँ लिखना नहीं है, और इसका पेमेंट डायरेक्ट बाद में होता है बैंक अकाउंट में। और इस तरह एक और खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहीं पर लिखे जाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। अभी उस पर अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डिटेल में चले गए समझाने के लिए तो फिर ये छूट जाएगा, और नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, तो इसलिए उसके लिए बाद में कभी रखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि फर्म ने पे किया होगा, पैसा चला गया और इस तरह ये हुआ। तो 2,85,000 प्लस 2,90,000 प्लस 1,25,000 प्लस 17,000 और ये आया 7,17,000। अभी कुछ चीज़ें और जो थी जो हमने पढ़ के छोड़ दिया था वो ये कि एक्स अपनी वाइफ का लोन पेमेंट करने के लिए एग्री हुआ है। तो जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जब कोई लायबिलिटी का पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, प्रेजेंटेशन देखिएगा, और ये वाइफ्स लोन कितना था वाइफ का लोन, उसके वाइफ का लोन था 50,000, 50 यहाँ लिख देंगे। और एक और कोई चीज थी, वाई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, EPF। कितना है ये अमाउंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,15,000। कुछ नहीं कहा गया तो सेम वैल्यू पर पे होगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में अब एक बार चेक कर लेते हैं सारी लायबिलिटी का हो गया कि नहीं हो गया। EPF का आ चुका है, सन्नी क्रेडिटर्स हो चुका, BP हो चुका, बैंक लोन के लिए हमें ज़्यादा देना पड़ा, शायद बैंक ने और ब्याज वगैरह कुछ लगा करके मांगा होगा तो वो देना पड़ा 2,85,000। क्वेश्चन में जो लिखा होगा हम वही कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सीधे कैपिटल में जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो गया, बस और कुछ होता नहीं इसका। एक्सेस वाइफ के लोन का हो गया और एक्स लोन सीधे बैंक में पे होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली। अब यहाँ क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फिर बता रहा हूँ इस अकाउंट में क्या क्या हुआ। पहले हमने एसेट्स के अकाउंट क्लोज किए, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज किए, और उसके बाद सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का या तो पेमेंट दिखाया या किसी पार्टनर ने लिया उसको,
वो हो गया, और जितनी भी एसेट्स आई थी उनको जो मार्केट में बिकी उनको मार्केट में बेचा या बैंक में लिखा, और जो पार्टनर से ले लिया उसको किया। इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को पार्टनर्स में बांटेंगे। पार्टनर है एक्स वाई जेड, रेशियो दिया नहीं क्वेश्चन में तो इक्वल मानते हैं, और अब देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बांटेंगे। तो 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 7,17,000 50,000 and 1,15,000 33,32,000 33 लाख, देखिएगा प्लीज यहाँ पर 33,32,000 ये वैल्यू आई है। और एसेट साइड जो क्रेडिट साइड है उसको देख लेते हैं, -10,000 -1,15,000 -2,90,000 -1,25,000 -2,80,000 -70,000 -50,000 -2,20,000 -3,05,000 -17,20,000, ये आया 1,47,000। डिफरेंस आया कितना? 1,47,000। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, मीन्स लॉस है, रिलेशन लॉस, और इसे कहाँ ले जाएंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अब इसके बाद एक्स वाई और जेड, इसको डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, और 3 किया तो सभी पार्टनर्स को 49,000 का लॉस बियर करना पड़ा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनता है और बैंक बनता है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हमने लिया था। रियलाइजेशन को, अकाउंट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ज़्यादा आइटम्स इसमें ना हो, लेकिन उसकी मदद से आपको मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। कंप्लीट क्वेश्चन मीन्स उसमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा, उसमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा, और उसमें लास्ट में बैंक अकाउंट भी बनेगा। इस चैप्टर में लास्ट में बैंक अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट कभी बनेगी नहीं। एक टॉपिक जरूर है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बाद में उठाएंगे। लेकिन कभी भी इस जैसे आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनाई है, कुछ बहुत थोड़े क्वेश्चन डेथ में थे, वहाँ बैलेंस शीट बनाने को कहा गया, लेकिन इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाद में फर्म तो डिसॉल्व हो गई है, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, और जब अकाउंट क्लोज हो गए, कोई अकाउंट में बैलेंस ही नहीं बचा, तो बैलेंस शीट क्या। और अभी आप देखेंगे जो 2 अकाउंट हमारे खुले पड़े हैं, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, वो सब भी बंद हो जाएंगे। इसीलिए यही 2 अकाउंट खाली बचे हुए हैं जो हमें सिखाने हैं आपको मेन अकाउंटों में, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसको अब इसमें मेरे पास स्पेस भी इसमें नहीं है, और इस अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें कि आपको कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन करके बताएंगे, और टाइम उसमें रहेगा तो कुछ और पॉइंट्स आपको उसमें कवर करेंगे तब। और आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।